बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज बात होगी हिना रंग लाएगी। जी हां, हिना कांवरे उपाध्यक्ष के लिए, विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार, तो उनके सामने भाजपा से जगदीश देवड़ा, यानी एक आदिवासी चेहरा तो एक अनुसूचित जाति। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अंदर चर्चा हो रही है। ओबीसी तो मध्य प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर 52 साल बाद यदि एनपी प्रजापति, तो एक नया इतिहास रचने की कोशिश में कांग्रेस फिर जुट गई है, जिसकी नजर उपाध्यक्ष की कुर्सी पर आकर टिक गई है। सत्ता पक्ष से जुड़े रहते जिसने परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए हिना कांवरे को उपाध्यक्ष का दावेदार बनाया है, तो भाजपा ने कुर्सी पर अपना हक मानते हुए जगदीश देवड़ा को सामने लाया है। यानी एक महिला और दूसरी ओर जगदीश देवड़ा आमने सामने होंगे। इससे पहले भाजपा ने आदिवासी विजय साह को अनुसूचित जाति के एनपी प्रजापति के खिलाफ मैदान में उतारा था, जिस पर जीत कांग्रेस की, तो भाजपा सवाल खड़े करके भी हार गई। भाजपा हो या कांग्रेस, सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में दोनों ने न महिला, न आदिवासी, न दलित चेहरे को सीएम और सीएम इन वेटिंग के तौर पर घोषित किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद सोशल इंजीनियरिंग की आड़ में कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर अपने जातीय समीकरण दुरुस्त करने की जुगत में जुट गए हैं। लंबे अरसे बाद यह स्थिति बनी है, जब स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद सरकार में रहते कांग्रेस ने अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का पद भी अपने विधायक के लिए सुरक्षित रखने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। तो समझा जा सकता है कि जब परंपराएं पीछे छूट रही हैं, समन्वय की सियासत को आगे बढ़ाने में दोनों दलों की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती है, तब शह और मात के इस खेल में कौन किस पर हावी नजर आएगा, यह किसी से छुपा नहीं है अगर संख्या गणित पर गौर किया जाए। फिर भी इन संदेशों को, खास तौर से सियासत को समझना होगा, जिसमें भाजपा समझौते के लिए यदि 2 कदम आगे जाकर हाथ मिलाने को तैयार नजर नहीं आती है, तो कांग्रेस ने भाजपा को सबक सिखाने की ठानी है कि 109 विधायकों के साथ दबाव की राजनीति कर कांग्रेस को वह ब्लैकमेल नहीं कर सकती है, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप दिग्विजय सिंह पहले ही भाजपा पर लगा चुके हैं। तो बड़ा सवाल, प्रजापति के बाद हिना रंग लाएगी, यानी कांग्रेस की मेहनत, रणनीति, दूरदर्शिता और 5 साल के लिए सदन के अंदर उसकी जमावट की कोशिशें रंग लाएगी। तो क्या इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार, टकराहट बढ़ना तय है? तो क्या यह मान लिया जाए कि समझौते की आड़ में समन्वय की सियासत की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं? चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले कुछ सवाल खड़े होते हैं जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर। विधानसभा अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस की दावेदारी सिर्फ परंपराएं नहीं टूटेंगी, क्या समन्वय की सियासत की संभावनाएं भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? दबाव की राजनीति और रणनीति दोनों में क्या भाजपा सदन के अंदर फेल? इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन? यदि अतिरिक्त विधायकों के समर्थन का भरोसा, तो क्या उपाध्यक्ष का चुनाव जीतकर कांग्रेस पर पलटवार करेगी भाजपा? कांग्रेस परंपरा के तहत बड़ा दिल दिखाकर भाजपा को उपाध्यक्ष की कुर्सी देने को तैयार नहीं, तो इसकी वजह क्या है? कांग्रेस का यह फैसला बहुत कम अंतर से सरकार के लिए कोई जोखिम मोल नहीं लेने तक सीमित, या फिर भाजपा को एक्सपोज करना ही एक बड़ा मकसद? सोशल इंजीनियरिंग के मोर्चे पर क्या कमलनाथ की कांग्रेस का अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा को मात देगा? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हिना कांवरे को सामने रखकर पुरानी और नई पीढ़ी के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं को आखिर क्या संदेश दिया है? कांग्रेस ने मालवा के साथ जिस तरह महाकौशल को प्राथमिकता लगातार दी है, इसकी वजह क्या लोकसभा चुनाव? यदि एक और हार, तो क्या विपक्ष की भूमिका में भाजपा के अंदर समन्वय टूट रहा है, या फिर कोई दूरगामी रणनीति ही इसे मानी जाए? भाजपा हो या फिर कांग्रेस, मुख्यमंत्री के लिए कभी आदिवासी, कभी अनुसूचित जाति के चेहरे को सामने क्यों नहीं लाती है? बड़ा सवाल, हिना कांवरे को सामने रखकर कांग्रेस ने भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को जो चुनौती दी है, क्या यह मेहनत रंग लाएगी?
विधानसभा अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस की दावेदारी सिर्फ परंपराएं नहीं तोड़ेगी, बल्कि समन्वय की सियासत की संभावनाएं भी मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी। नई सरकार के गठन के साथ जिस तरह भाजपा और कांग्रेस आमने सामने, कोई मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। तो चलिए चर्चा का शुरू करते हैं और इस चर्चा में शामिल होने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गणेश साकल्य जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुखर प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और भाजपा की ओर से हिदायतुल्लाह शेख जी। तीनों का स्वागत है। पंकज जी, हिना कांवरे को उम्मीदवार बनाकर ये मान लिया जाए कि अब भाजपा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, परंपराएं कोई मायने नहीं रखती हैं, ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है जिस पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है। देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मन के साथ विधानसभा के सत्र की कल शुरुआत, औपचारिक शुरुआत करेंगे। परसों शपथ हुई और कल शपथ पूर्ण होने के बाद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। और अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि 5वें नंबर पर विजय शाह साहब के नाम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी डिवीजन किया ने मत विभाजन की स्वीकार किया तो सदन से विधायक जा चुके थे। सर मैं उसी बात कर रहा हूँ कि आप भी वहां मौजूद थे, मैं भी दर्शक दीर्घा में मौजूद था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मत विभाजन की बात करी, उस मांग को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो बसपा द्वारा सर मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो सारे के सारे जो पूरा मामला है, बहिर्गमन राकेश जी कोई क्यों करता थी? भारतीय जनता पार्टी के पास यदि इतना बहुमत उस सदन में होता कि वो अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जितवा सकती, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बहिर्गमन करती। बहुत स्पष्ट है कि राजनीतिक साख बचाने के लिए, या बहुत मोटे तौर पर कहूं कि इज्जत बचाने के लिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने बहिर्गमन का राजनीतिक नाटक रचा, बहिर्गमन किया, राज्यपाल के पास गए। आप सोचिए कि किस प्रकार की असहिष्णुता भारतीय जनता पार्टी ने कल राजनीतिक असहिष्णुता दिखाई है या अपरिपक्वता दिखाई कि राज्यपाल के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। इसके बाद ये जरूरी हो गया था कि उपाध्यक्ष की कुर्सी भी सत्ता पक्ष अपने पास। देखिए राकेश जी, अब जरूरी है या नहीं है, इसके तो बहुत सारे राजनीतिक कौन है जिसके वही समझाइए ना। मैं सर उसी बात पर आ रहा हूँ जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी में जो हमारे दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री जी, अन्य सीनियर लीडर, वो विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर तय करेंगे। लेकिन आज अध्यक्ष पद के नामांकन की जो उपाध्यक्ष पद के नामांकन की जो समय सीमा थी, उसमें कांग्रेस पक्ष की ओर से हमारी युवा विधायक हिना कांवरे ने नामांकन किया है। ओबीसी की बड़ी नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हिना कांवरे बहुत अच्छी और मुखर वक्ता हैं और जोरदारी के साथ काम करती हैं। हम सब जानते हैं कि उनकी एक राजनीतिक विरासत है। लिखीराम कांवरे जी उनके पिता थे और किस प्रकार नक्सलियों ने उनके साथ उनकी हत्या करी थी। लिखीराम कांवरे जी की साकल्य साहब बैठे, स्मरण होगा दिग्विजय सिंह जी के पहले कार्यक्रम 1999 का संभवतः वाकया है। तो बहुत योग्य और राजनीतिक प्रतिभा की धनी है हिना कांवरे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आप देख रहे होंगे राकेश जी के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विभाग भी हैं वो युवाओं को उनका कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है। और उसी परंपरा में हमने हमारी एक युवा साथी हिना कांवरे को कांग्रेस पार्टी को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। महिला और ओबीसी, हिदायतुल्लाह जी, युवा भी राकेश जी, युवा, महिला और ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। हिदायतुल्लाह जी, कल जो स्थिति सदन में बनी, अगर मतदान हुआ जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, 120 उनके साथ गए हैं, ये जानते हुए भी फिर एक बार उम्मीदवारी जगदीश देवड़ा की सामने रखकर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए राकेश जी, आप भी वहां पर थे, पंकज चतुर्वेदी जी कुछ चीजों के समय शायद वो सदन से चले गए होंगे। ये नहीं पता कि जब प्रस्ताव रखने की बात आई थी, जब सूची के अंदर पूरा सब कुछ तय था कि शिवराज सिंह जी नाम रखेंगे विजय शाह जी का, उसको पढ़ा नहीं गया। प्रमोटेड स्पीकर ने घोषणा कर दी इसकी, इसमें प्रोटेस्ट स्पीकर ने घोषणा कर दी, उसके बाद बहिर्गमन करा, उसके पहले प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। जब बहिर्गमन करके राज्यपाल के लिए कूच करने वाले थे, तब इस समय इन लोगों ने मतदान की और बाकी सब चीजों की बात मानी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से चले जा चुके थे। अगर आपको अपने आप पे भरोसा था तो पहले पूरी की पूरी नियम अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं चलने दी? लोकतंत्र की हत्या करते हो, एक तरफ से संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हो, उसके समय बात करते हो। आपने बोला, पंकज जी में बोला नहीं, क्या आपने नहीं पता है कि वहां पर घोषणा हो गई थी? उसके बाद भाजपा के विधायकों ने बहिर्गमन किया, उसके बाद आप यहां पर आकर पूरा अपना इतना ज्ञान दे रहे हैं। आप वहां पर सारी चीजें मान लेते, हमारे पास कोई नीति होगी, आप क्यों नहीं मान रहे थे पहले? उसके बाद आपने तो एक चीज खुली बता दी कल, आपने विधान नहीं, राकेश जी विधानसभा में कल इन्होंने एक चीज बता दी कि कुछ भी होने वाला है, स्पीकर तो हम हमारा ही बनाएंगे, हम घोषणा कर देंगे। अब स्पीकर से बात आगे निकल गई ना सर, अब तो वो डिप्टी
डिप्टी स्पीकर भी अपना बना रहे हैं। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात, क्या इस मायने में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद दिया जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाता? दिया क्या जाता है सर? क्या वही तो बात हो रही, परंपरा का निर्वाह है। एक परंपरा है कि अगर विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद देते हैं या विपक्ष का डिप्टी स्पीकर का पद चुना जाता है, सिर्फ क्या इस कारण नहीं चुना जाता क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ते? आपकी 15 सालों में स्थिति नहीं थी। हमारा वोट प्रतिशत आपसे ज्यादा है, 5 विधायकों का है ना, आपके पास विषय के इर्द गिर्द रहे तो हमारे पास हिदायतुल्लाह जी विषय के इर्द गिर्द पर चलने वाली सरकार है और निश्चित तौर पर आप आइए। हिदायतुल्लाह जी सवाल के इर्द गिर्द रहे, लेकिन जो चीजें छुप गई थी वो तो आपके माध्यम से सुनिए ना, सदन में जो कुछ हुआ ये जानते हुए कि आप पहले भी हार चुके हो, फिर हारेंगे, अगर फिर भी उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है सर? देखिए, हमने हारे नहीं क्योंकि हम तो जब चुनाव से चले ही गए थे। तो जीतेंगे इस बार? नहीं तो फिर जीतेंगे। तो रणनीति बनाई होगी विधायक दल ने, तभी तो बात करें। और आप राकेश जी कैसे बोल रहे हैं कि हम हारे थे फिर हारेंगे? कहा करें? नहीं 120 जा चुके ना सर। नहीं 120 तो थे ही ना वहां पर, हम तो थे ही नहीं। वो तो जो थे उनके सामने इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम तो हमारा बनाने वाले। जब बाकी के जो लोग बचे हुए अच्छा, मतलब अगर कल भाजपा के विधायक रहेंगे तो कुछ तोड़फोड़ होगी? नहीं, तोड़फोड़ की बात नहीं है। हाँ। ये तो वो जो उनके साथ के वही नाराज बैठे ना। तो वो दिखा चुके ना, ये सबको पता है, न जाने कितने जो 7 में से 4 लोग इनसे संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। बाकी सब चीजें, और हम अपनी रणनीति पे चल रहे हैं ना, रणनीति पे बहस थोड़ी करेंगे। कल जो होगा उसके सामने लेके आएंगे। और राकेश जी कोई 52 विधायक, 53 विधायक या 48 विधायक नहीं है, 109 विधायक है। इसलिए हारेंगे ना हारे थे ना हारने के लिए खड़े हुए, कोई रणनीति बनाइए, इसीलिए काम कल देखते हैं सर, समय आ रहा है। हिना कांवरे के खिलाफ जगदीश देवड़ा सिर्फ सांकेतिक कोई सियासी संदेश है या इसके पीछे 5 साल के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को देना चाहती है? जो बात हिदायतुल्लाह जी ने कही कि 109 हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो राकेश जी, थोड़ा सा मैं इस वक्त ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की एक गौरवशाली परंपरा रही है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 1990 से जब पटवा सरकार आई थी, पटवा सरकार 2/3 मेजॉरिटी से आई थी, भारी बहुमत से जीत करके आई थी। सुंदरलाल पटवा जी ने यह परंपरा शुरू की कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की परंपरा शुरू करी थी जी। विधानसभा उपाध्यक्ष उस समय श्रीनिवास तिवारी बने थे। इसके पहले के अगर इतिहास पे हम नजर डालें तो पहले जो बहुमत में सरकार होती थी उसी का अध्यक्ष होता था, उसी का उपाध्यक्ष होता था। अब अगर ये परंपरा की बात करें, नियम की बात करें, तो परंपरा तो उसी दिन टूट गई जिस दिन प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। जो बात शिवराज जी ने सदन में कही थी। प्रोटेम स्पीकर जब बनाया गया उससे ये साफ जाहिर था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है ना, भयभीत है कि उसके पास जादुई आंकड़ा, जो बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा है, वो वहां तक पहुंच पाएंगे, छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे। अगर उनको भय नहीं होता तो वो प्रोटेम स्पीकर सीनियरिटी से बनाते, और जब बहुमत आपके पास है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि बीजेपी जिस तरह से अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है, उसको ये मालूम है कि हम बहुमत से 7 अंक दूर हैं, 7 वोट हमारे पास कम हैं, तो किस बिना पे वो कैंडिडेट खड़ा कर रही है, वही तो मैं वही जाने। इसमें संदेश क्या है? सुनिए, ये वही जाने। दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन हो रहा है, नामांकन भरा जा रहा है, तो मेरा कहना इसमें यह है कि सदन के अंदर की बात हम ना करें, लेकिन कोई भी जो नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से। कि अगर वोट आपके पास है, दोनों वोट पड़ जाने देते हैं आप, दोनों वोट पड़ने के बाद क्लियर हो जाता है स्थिति, किसको कितने वोट मिले। पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, मत विभाजन की स्थिति तो तब होती है ना जब मैदान में कोई सामने हो, सामने कोई था नहीं, फिर मत विभाजन। राकेश जी, कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन का कथित खोखला आरोप लगाया था, उसका स्पष्टीकरण संसद में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने दिया। और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने मत शक्ति को लेकर इतनी आश्वस्त थी, तो कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिवीजन की मांग राकेश जी क्यों नहीं की गई? कांग्रेस पक्ष की ओर से यही कहा गया कि पहले जो 4 प्रस्ताव रखा गए हैं, तो पहले प्रस्ताव का निराकरण हो, फिर दूसरा प्रस्ताव, फिर तीसरा प्रस्ताव, फिर चौथा प्रस्ताव। 5वें नंबर पर यदि विजय शाह जी का प्रस्ताव आता तो पहले 4 प्रस्ताव के निराकरण के बाद वो प्रस्ताव था। चलिए संसदीय नियम मान लेते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ राकेश जी। और फिर यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 109 जो है वो 121 पर भारी पड़ेंगे, तो कल बीजेपी ने डिवीजन की बात पहले प्रस्ताव पर क्यों नहीं की? पंकज जी, मैं रोकना चाहूंगा, हिना कांवरे जी हमारे साथ जुड़ गई है। आदरणीय, आपका स्वागत है IND 24 पर। थैंक यू राकेश जी। सिर्फ शुभकामनाएं या बधाई दे सकते हैं उपाध्यक्ष के तौर पर? उपाध्यक्ष के तौर पे देना है तो फिर आप कल दीजिए तो ज्यादा खुशी होगी मुझे।
इसके पीछे आखिर कांग्रेस संदेश क्या देना चाहती है? परंपराएं पीछे टूट रही हैं, छूट रही हैं। देखिए, कांग्रेस संदेश जो देना चाहती है वो बिल्कुल कांग्रेस का संदेश स्पष्ट है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन हो जाएगा तो उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष के पास ही रहेगा। ये बात कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी थी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने परंपराओं को निभाना केवल कांग्रेस पार्टी या सत्ता पक्ष की जवाबदारी नहीं होती है, परंपराओं को निभाना प्रतिपक्ष का भी उतनी ही जवाबदारी होती है। कांग्रेस शुरू से स्पष्ट थी, अभी भी स्पष्ट है। कांग्रेस स्पष्ट है, लेकिन हिना कांवरे ही क्यों? ये कोई सोशल इंजीनियरिंग है? हिना कांवरे क्यों नहीं हो सकती? पहली बात तो आप मुझे ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल में विपक्ष में होते हुए हिना कांवरे ने संसदीय परंपराओं को बाकायदा अच्छे से निभाया है और हर स्तर पर जब भी ऐसा अवसर आया तो बाकायदा कांग्रेस पार्टी के लिए हिना कांवरे ने पूरी दमदारी के साथ सदन के अंदर बात रखी और मुझे लगता है कि मेरे चयन में यही सबसे पहली प्राथमिकता रही होगी। अभी साकल्य जी ने बताया कि पटवा जी ने जो परंपरा चालू की थी वो अब कहीं ना कहीं उस पर विराम लगने जा रहा है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा अटपटा है, अन्यथा मत लीजिएगा। हिना रंग लाएगी, कांग्रेस की मेहनत रंग लाएगी, रणनीति उसकी परिणाम मूलक साबित होगी? परिणाम मूलक होगी ये तो मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि कांग्रेस शुरू से स्पष्ट चली है, आगे भी स्पष्ट चलेगी। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया है उसको पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता है। परंपराएं टूट रही हैं सदन के अंदर बाहर। एक सवाल हम अपने गैस से भी परंपरा से हटके, पहले साकल्य जी छोटा सा एक सवाल हिना कांवरे जी से बधाई देते हुए। हिना जी ये बताइए कि आप परंपरा में विश्वास रखती हैं, नियमों में रखती हैं या फिर स्ट्रेटेजी में रखती हैं? क्या आपका? परंपराओं में, नियमों में। जो व्यक्ति से इसका मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य होता है वो सब नियमों और परंपराओं में विश्वास रखता है, क्योंकि ये सारी चीजें इस प्रदेश की उन्नति के लिए ही काम आती हैं। हिना कांवरे जी लाइन पे रहिएगा, आपके साथ हमारे साथ जुड़ गए जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी, हिना कांवरे जी लाइन पे हैं और 3 गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में। क्या हिना कांवरे जी को आप बधाई देंगे? हेलो जी जगदीश जी, राकेश अग्निहोत्री। अभी कल निर्णय होने दीजिए, कल मतदान होगा और रिजल्ट के बाद जो भी होगा बिल्कुल। जो भी होगा मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? नहीं, चुनाव है, अब चुनाव में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही कुछ। एक दिन पहले 120 उधर थे, कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा जगदीश देवड़ा जी को? नहीं, पार्टी का निर्णय है, दल का निर्णय है, दल का निर्णय सिरोधार्य और चुनाव लड़ेंगे और अंतरात्मा की आवाज हम कहेंगे भाई सबको कि मतदान करिए। परंपराएं टूट रही हैं, इसका कोई अफसोस? परंपराएं तोड़ने का काम सत्ता पक्ष ने किया है। सत्ता पक्ष की हिना कांवरे जी सामने है, आप कोई सवाल करेंगे या फिर हम उनसे कहें? सत्ता पक्ष ने परंपरा तोड़ने का काम किया है। जब कार्यसूची में 5वां प्रस्ताव भी था, 4 प्रस्ताव कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए थे, तो 5वां प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में प्रस्ताव था। ये अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। हिना कांवरे जी, सीधा सवाल जगदीश देवड़ा जी से, कल जो होगा होगा, आज तो आशीर्वाद ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी को 5 प्रस्ताव पढ़ना थे। हिना कांवरे जी, सीधा सवाल जगदीश देवड़ा जी से आप कर सकती हैं। हिना जी, आवाज आ रही है? या तो संपर्क टूट गया है या फिर यह भी रणनीति का हिस्सा है कि समय से पहले एक दूसरे के सामने नहीं जाए। पंकज जी, कोई सवाल जगदीश देवड़ा जी से आपका सीधा? जगदीश देवड़ा साहब नमस्कार, मैं पंकज चतुर्वेदी हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता। और मैं हेलो जी आप आवाज करिए। देवड़ा जी को आवाज आ रही मेरी? दोनों ने फोन काट दिया। मैं राकेश जी। जगदीश देवड़ा जी, आवाज आ रही है? दोनों अपनी अपनी पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये संयोग है कि दोनों एक साथ। मैं तो राकेश जी ये सवाल जानना चाह रहा था। हिदायत जी, बिल्कुल सर, आपके पास आ रहा हूँ। हिदायत जी बैठे हैं देवड़ा साहब के पक्ष से कि देवड़ा साहब ने कहा कि परंपरा का निर्वहन, तो प्रभु परंपरा का निर्वहन आपकी पार्टी करती है, अध्यक्ष का निर्वाचन करा देती। या भारतीय जनता पार्टी मतों को लेकर बहुत मजबूत थी, तो फिर डिवीजन की मांग बीजेपी ने कल क्यों नहीं करी? पहले प्रस्ताव पे कर देते कि चलिए आप कांग्रेस हिदायतुल्लाह की बात रखिए। पंकज जी के सवाल। डिवीजन की मांग बीजेपी करती है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, गणेश साकल्य जी बैठे हैं।
आप और किसी बहुत विधि विशेषज्ञ को, किसी बड़े पत्रकार को, जर्नलिस्ट से बात कर लीजिए, क्या परंपरा का पालन कल किसने धज्जियां उड़ाई, किसने तोड़ा? अगर वो 4 चीजें जब प्रस्ताव पढ़े गए तो 5वां प्रस्ताव तो उसके अंदर हमारी उम्मीदवारी को लेकर था ना, अध्यक्ष पद की। आप बोलते 4 प्रस्ताव का निराकरण हो जाएंगे, वही 4 प्रस्ताव पर के निराकरण क्या होता? उनका निराकरण फिर अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई, कल भी 4 प्रस्ताव आ रहे हैं हिना कांवरे जी की ओर से, नहीं तो कल के लिए तो कल भी अगर ये जो करना है इनको तो करेंगे। ये तो अब क्या राजभवन जाएंगे फिर से? और मुझे जो कहीं ना कहीं लग रहा है राकेश जी, ये तो देश भर का कांग्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल रखे। जिस हिसाब से लोकसभा में इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा, आप पूरे प्रस्ताव पढ़ लेते, मत विभाजन होता रहा नहीं कि आपने परंपरा जो मत विभाजन होता और जो निर्णय, और कल भी जो निर्णय होगा हम तो उस बात को मानेंगे, लेकिन आपने क्या दिखाया? मतलब ये आपने कल जो फैसला हुआ, हिदायतुल्लाह जी आपने कहा कल जो होगा फैसला मानेंगे, तो जो कल हुआ था उसको आपने स्वीकार कर लिया ना? कल फैसला संसदीय नियमों के अंतर हुआ था क्या राकेश जी? कोई विधि विशेषज्ञ आपने स्वीकार किया कि नहीं किया एनपी प्रजापति को? नहीं, वो तो अब इन लोगों ने बना लिया, हम लोग तो सदन के अंदर, शिवराज जी के अंदर। चलिए राकेश जी, इसके अंदर है तो ये तो या तो एक दिन आगे कर एक दिन बढ़ाकर, अगर स्पीकर चाहते तो एक दिन आगे बढ़ाकर फिर चुनाव करवा ले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन की तरफ कूच कर गए, तब आपने अकेले 15 साल आपने भी सरकार चलाई है हिदायतुल्लाह जी, कई मौके ऐसे सदन के अंदर आए। राकेश जी, कांग्रेस नहीं डरती तो पहली बार में ही पूरे 5 प्रस्ताव पढ़े जाते और मत विभाजन करवाया जाता, यही सही होता। पंकज जी के पास समय कम है, पंकज जी कुछ कहिए। राकेश जी मेरा एक ही सवाल कि यदि कांग्रेस पार्टी गलत कर रही थी तो कल भारतीय जनता पार्टी ने सदन में मत विभाजन की मांग क्यों नहीं करी? क्यों इज्जत बचाने के लिए डर के मारे बहिर्गमन किया? क्यों? अरे दम थी तो मत विभाजन करा दिया। ज्ञान ले लो भाई साहब, अरे भाई साहब 5वां प्रस्ताव पढ़ते तब, अरे हम तो कह रहे हैं कि गलत था तो मत विभाजन कराते। कौन सा तर्क ला रहे हो? गलत था तो दम था तो मत विभाजन कराते। डर के मारे भाग गए, डर के मारे भाग गए सदन छोड़ के, डर के मारे भागे सदन छोड़ के। कल तो मैदान नहीं छोड़ेंगे, नहीं होता तो हिदायतुल्लाह सेठ जी कल तो तरीका है। हिदायतुल्लाह जी बताइए, जब तक का 5वां प्रस्ताव नहीं, अगर आप में डर नहीं होता तो आप प्रस्ताव पढ़ते। आप डरे, आगे निकले ना। साकले जी, ये भाजपा का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जिम्मेदारी बदल रही है, जो वक्त है बदलाव का, कहीं वो समन्वय भाजपा के अंदर तो नहीं टूट रहा है? देखिए, इसमें अगर ये पूरा पिछले 1 महीने का अपन नजर डालें तो इसमें साफ समझ में आ रहा है कि रणनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है, लीडरशिप का अभाव है, रणनीति बनाने में कहीं ना कोई कमी रह रही है। क्योंकि अगर आपके पास अगर 109 विधायक भी हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, और मैं तो दोनों ही पक्ष की बात कर रहा हूं कि भाई दोनों पक्षों को अगर स्पीकर का चुनाव हो रहा है, वोटिंग होने देते बढ़िया आराम से, वोटिंग से चुनाव जीत जाते, तो ये सब करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। इसमें ये बताइए अगले 5 साल तक के लिए क्या संदेश छुपा है? एक मिनट गणेश से सवाल है, मैं समझना चाहता हूँ। आप मैं गणेश जी आप ही से सवाल है, माफ करिए, मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या कल कांग्रेस 5वां प्रस्ताव पढ़ लेती, उसके बाद मत विभाजन की बात कर लेते तो ये बाकी की स्थितियां निर्मित होती? मेरा भी सवाल कि बीजेपी ये स्थितियां निर्मित होती, आप प्रस्ताव नहीं पढ़ते उसके पहले मत विभाजन की बात कर सकते थे कि पहले सवाल का जवाब, सर सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना सर, समय कम, साकले जी सवाल का जवाब दीजिए। उसके पहले मत विभाजन की बात, अरे सर हो गया ना सवाल, 6वीं बार बोलिए की मांग। साकले जी की सुन तो लीजिए प्रस्ताव के पहले। अरे भाई साकले जी की सुन तो, साकले जी क्या होता है कि जब विधानसभा में कोई भी बात आती है सदन के अंदर, और अगर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई 1, 2, 3, 4 और 5 जैसे जैसे प्रस्ताव आते हैं उस पर बात होती है। अगर इनका आरोप है कि भाई हमारा प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं गया, तो पढ़ा ही नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक ही रास्ता था कि वो बहिर्गमन करें। दूसरा सुन तो लो अच्छा, अब मैं आपके दोनों की बात क्लियर, समय कम है सर, क्योंकि अगर उनका प्रस्ताव नहीं पढ़ा गया तो उनको पास बहिर्गमन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस के पास भी बहुमत था तो स्पीकर को वो प्रस्ताव लेना चाहिए था, लेकर के उसको बात रखनी चाहिए थी। उसके बाद जो भी स्थिति हाउस के अंदर बनती, वो बहिर्गमन की नौबत नहीं आती, मैं समझता हूं। और वोटिंग अगर हिदायतुल्लाह जी साथ रहिए, पंकज जी अगर आपके पास 120 है, अगर 121 है, कल तो 121
सर सवाल समझ गया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को शामिल करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि मत विभाजन आप आइए। राकेश जी, जब 121 लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है, स्पीकर को छोड़कर 120 वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ रहे हैं, तो 109 वालों से क्यों डरने का विषय? मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि भारतीय प्रक्रियागत को चीजों को साकल जी ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया ही है कि पहले प्रस्ताव का निराकरण, तो हम तो वही कह रहे हैं निराकरण करने पर, फिर भी इनकी बात को परंपरा को मानने के लिए स्वीकार किया और डर के मारे भाग गए। हिदायतुल्लाह जी, गलती तो हो गई भाजपा से, बिल्कुल बड़ी सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, उपाध्यक्ष की कुर्सी भी जा रही है। राकेश जी, आप इस बात को लेकर कहीं मत उजिए। कांग्रेस के लिए हो सकता है कि पता चला जाए तो कांग्रेस को परेशानी होने वाली बात है, मतलब सत्ता के लिए इतने लालच नहीं। राकेश जी, मेरा हो जाने दीजिए आपका। लेकिन दूसरी बात, बार बार मेरे भैया पंकज जी, आप क्या चाह रहे थे कि 4 प्रस्ताव में पहले मत हिदायतुल्लाह जी फिर वही पहुंच गए। सर समय बर्बाद हो रहा। आप जब प्रस्ताव नहीं पढ़ रहे थे तो कौन सा मत विभाजन की मांग? यार आगे निकलो ना यार, हिदायतुल्लाह जी कहां से निकलो आप? फिर वही 4 भटक गए। इंटरप्रिटेशन, अरे ये विधानसभा नहीं है सर, मैं जो पूछ रहा हूँ। नहीं, विधानसभा की सर बात है, विधानसभा की सर भाई बात खत्म होगी सर, आप टाइम ओवर हो गया है सर, आप फिर वही पहुंच गए 4 पे और विधानसभा तो मैदान छोड़ दिया आपने। मुझे लग रहा है राकेश जी, आप अरे सर एक मिनट, मैं चर्चा यही विराम दे। हिदायतुल्लाह जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि अब क्या आपको अफसोस होगा जब दोनों कुर्सी चली जाएंगी? तो ये प्रश्न तो आज कांग्रेस के साथ भी बनता है कि अफसोस होगा क्या कि कल उपाध्यक्ष का पद चले जाएगा? ये प्रश्न आज हम चर्चा को विराम देंगे। आप लोग सवालों से आगे निकल रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? सर हमने उत्तर दिया सर। चलिए तो चर्चा को हम यही विराम देते हैं, चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हिदायतुल्लाह जी आपका शुक्रिया, पंकज चतुर्वेदी जी और आदरणीय साकल्य जी। हिना रंग लाएगी कम से कम इस चर्चा के बाद तो लग रहा है कि बीजेपी को भले ही 109 विधायकों के अपने उस पे संख्या बल पर गुमान है, लेकिन वो ये मान के बैठी है कि सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, अब उपाध्यक्ष की कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सवाल खड़े करते हुए उसको संदेश 5 साल की सियासत में देना है, जिसमें देखना होगा कि वो सफल होती या फिर नहीं। बड़ा सवाल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।